हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। एक और रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये दे रखा है C, फिर EDH और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर बताना है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो E कौन से स्थान पर आता है 5 पे, C हमारा आता है 3 पे और D आता है 4 पे और H आता है हमारा 8 पे। ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर ये सभी को प्लस कर लिया जाए, जैसे 5 और 3 8 और 4 12 और 8 20। ठीक है। टोटल जो जोड़ है हमारा 20 प्राप्त हुआ। और अगर 20 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। 20 का स्क्वायर करने पर 400 प्राप्त होता है। ठीक है। उसी प्रकार से हमें अगले में भी यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर हम बात करें ई की, या फिर बी हमारा 2 नंबर पर, ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पर, जी हमारा आता है 7 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर। अब इन सभी को प्लस करना है। ठीक है। अब इन सब को प्लस किया तो कितना होया, 11 और 7 18 और 2 20 और 5 25। तो टोटल जो जोड़ आया हमारा कितना आया यहाँ पर 25। ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 आया है, तो 25 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 25 625। जिस प्रकार से हमने 20 का स्क्वायर किया है यहाँ पर, उसी प्रकार से 25 का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 का स्क्वायर 625 और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा 625 आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये जो क्वेश्चन है, जैसे रेलवे, RPF, CGL, GD में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार पूछे जाते हैं और रेलवे का एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला भी है। तो आप वीडियो को देख कर जाए ताकि आपके रीजनिंग में कम से कम अंक कटें। अगर आप ये वीडियो देख कर जाओगे तो मैं दावा करता हूँ आप लोगों से कि आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि 18 चौक 72। तो अगर 56 को हम काटें तो 14 से हम काट सकते हैं। अगर ये ट्रिक फॉलो करें तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर 14 है नहीं। अब देखो, अगर हम इन 7 की और 2 की गुणा करते हैं तो 14, और प्लस में मान के चलिए 4 कर देते हैं। 14 और 4 18, ये तो हमें मिल गया। उसी प्रकार से अगर हम देखें 6 की और 5 की अगर गुणा करें तो 6 पंजा हो गया हमारा 30 और प्लस 4 34, जो ऑप्शन में है ही नहीं। ये भी ट्रिक हमारी यहाँ पर काम नहीं करने वाली है। ठीक है। तो चलिए, क्योंकि 34 ऑप्शन में है ही नहीं, तो देखिए इसको फिर हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम 7 का 2 गुणा कर देते हैं, 7 का डबल कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 14। और 2 का अगर हम डबल कर देते हैं तो कितना प्राप्त होगा 4। अगर 2 का 2 गुणा कर दें तो हमें 4 प्राप्त होगा। 14 और 4 हो गया 18। ठीक है, 14 और 4 हमें 18 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से अगर हम 5 का 2 गुणा, तो 5 का 2 गुणा हमें प्राप्त हो गया 10। ठीक है, 5 का 2 गुणा हो गया हमारा 10 और 6 का 2 गुणा हो गया हमारा 12। आपस में इनको जोड़ो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो 12 और 10 कितने होते हैं, तो 22 होते हैं। और 22 है हमारा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कई बार क्या होता है कि जो हम ट्रिक लगाते हैं, एक पे लग गई, अगर वो दूसरे पर नहीं लगती है तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं हो पाएगा। अब इसको हमने 2-3 तरीके से
सोल्व किया है, तब जाकर के इसका आंसर आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई क्वेश्चन में डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए क्या डिफरेंस दे रखा है कि 60 30 30 60 फिर 240। अब देखो, अब 60 से 30 आ गया तो गुणा कितने से कर रही? तो 60 का यानी हाफ हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं गुणा की है 0.5 से, 0.5 से। अब 30 से आगे क्या होगा? 30, यानी 30 यहाँ पर 0.5 था, यहाँ पर आ जाएगा 1, 30 एकम 30। अब यहाँ पर है 60, तो 30 की गुणा किससे की? 2 से, ठीक है। अब आगे क्या है? 60 का 240, तो यहाँ पर 1 से की, यहाँ पर 2 से, तो यहाँ पर की है गुणा 4 से, ठीक है। 60 चौका 240। अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उससे पहले हमें पैटर्न देखना है। देखिए पहले यहाँ पर क्या था? 0.5 यानी कि हाफ, फिर एकदम से इसका डबल हुआ 1, फिर यहाँ से फिर डबल हुआ 2, फिर 2 का डबल हुआ 4। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारा 8 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसकी 8 से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा 1920, जो आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम में आने लायक है और आए हुए भी हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। दिए गए घन में जेड के विपरीत कौन सा अक्षर चिन्ह होगा? मैंने बहुत बार करवाया है कि एक छोड़कर एक लिया जाएगा। अब मानकर चलिए कि अब तो इसमें जेड का पूछा है, किसी का भी पूछे आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, तो जेड का विपरीत आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप फटाक से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका इससे हो गया, ठीक है। अब वाई का एंड से हो गया, तो जेड का किससे होगा? ए से होगा, यानी कि एक छोड़कर एक। और दूसरी बात क्या है इसके अंदर? अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन का जवाब देना है ना, तो इस साथ में अटैच में नहीं होंगे। जैसे कि मान के चलिए स्टार वगैरह है ये वाला, इसके साथ वाला, इसके साथ में जो इसकी 4 भुजाएं हैं इसकी भुजा को टच नहीं करने वाला हो। अगर भुजाओं को टच कर रहा तो उसके विपरीत नहीं होगा। उसी प्रकार से ये वाला है, ठीक है। यानी कि जो आपस में भुजाएं हैं उनको अगर वो टच कर रहा तो उसका विपरीत नहीं होगा, यानी कि एक छोड़कर। अब देखिए वाई का एंड है तो ये इसकी भुजाओं को टच नहीं कर रहा, अलग है। अब जेड का ए है तो क्या इसकी भुजाओं को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो साथ में भुजाओं को टच कर रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एक छोड़कर एक, तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी, आरपीएफ और एसआई, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि रेलवे और एसएससी ने इस क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया है। सीजीएल हो, एनटीपीसी हो, एसआई हो, यूपीपी हो या जीडी हो, यानी कि इतनी बार जो क्वेश्चन रिपीट है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्योंकि जो इतनी बार बार रिपीट होते हैं वही आपको आगे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर ऐसा नहीं कि नई नई निकाल के लेके आते हैं, बल्कि जो PYQ है उन्हीं में से उठा करके दे देते हैं। चाहे भले ही अलग बनाए लेकिन क्या है, बेस वही रहेगा। तो क्या कहता है कि छात्र, गिटार वादक और अध्यापक, ये जो डायग्राम है हमने छात्र का बना लिया, ठीक है। अब छात्र का हमने डायग्राम बना लिया। अब क्या कहता है कि छात्र का गिटार वादक के साथ संबंध, हाँ कुछ छात्र हो सकते हैं गिटार वादक, ठीक है। तो ये गिटार वादक का कि कुछ जो छात्र है वो गिटार वादक हो सकते हैं, लेकिन अध्यापक का छात्र के साथ कोई संबंध है। यानी कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ छात्र अध्यापक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
ठीक है, कि छात्र का अध्यापक के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, छात्र का अध्यापक के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ छात्र अध्यापक हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर गिटार वादक, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई कुछ जो अध्यापक है वो गिटार वादक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो कुछ अध्यापक है वो गिटार वादक हो सकते हैं, लेकिन कुछ छात्र अध्यापक नहीं हो सकते। तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है उसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले ही मिलेगा 100%, कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ये वाला कूट भाषा वाला यानी कोडिंग डिकोडिंग, 100%, चाहे आप स्टेट का एग्जाम दो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनको समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से सोल्व करना है। किसी कोड भाषा में गैलेक्सी को LAGBYZ लिखा जाता, तो उसी भाषा में वीकली को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमें वीकली को बाद में देखना, सबसे पहले ये देखना कि गैलेक्सी से ये बना कैसे है। अगर गैलेक्सी से ये किस प्रकार से बना इस बात का हमें पता चल गया, तो वीकली का तो हमारे लिए बड़ा इजी है। तो यहाँ पर लिखिए गैलेक्सी लिख लिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या है, LAG और BYZ। ठीक है, BYZ। अब हमने ये देखना है कि जो तीसरे नंबर पर था, ठीक है, जो तीसरे नंबर पर था वो हमारा पहले नंबर पर आ रहा है। तीसरे नंबर वाला हमारा पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, और पहले नंबर वाला हमारा तीसरे नंबर पर जा चुका है। ठीक है, क्रॉसिंग में। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर ए था, यहाँ पर बी है, यानी +1। यहाँ पर हमारा +1 हो रहा है, x के बाद y +1, y के बाद z +1। तो फिर अब सोचने की क्या बात है, वीकली को भी हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो वीकली को भी हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले ई, फिर क्या आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पर ई और फिर डब्लू। ठीक है, EEW यहाँ तक हो गया। अब बात आती है हमारी के की। के के बाद L, L के बाद M और Y के बाद Z। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, EEWLMZ। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक इनसे अलग है, वो अलग ही छांटना होता है। ये है ना, ये मान के देखिए SSC CGL ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, उसमें पूछा गया ये। अब ये लेवल तो मान के चलिए GD या D ग्रुप लेवल तक का ही था, लेकिन मान के चलिए NTPC RPF और CGL में पूछा गया, तो कुछ तो बात है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि बहुत से कैंडिडेटों का ये गलत होने के चांस है। तो क्या है, चीता, शेर, तेंदुआ और गाय। अब तीन किसी न किसी प्रकार से सेम है और एक अलग है, वो अलग का ही पता लगाना। देखिए चीता हो, चाहे शेर हो या तेंदुआ हो, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, मांसाहारी। ठीक है, ये तीन तो सेम हो गए। अब बचा अलग कौन सा, गाय। गाय क्या मांसाहारी होती है, नहीं, गाय होती है शाकाहारी। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब क्या कहता कि निम्नलिखित आकृति में कुल गणों की संख्या बताइए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो भाई, RPF, SI, NTPC ऐसे ऐसे एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो इसको हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। कुल गणों की संख्या देखते ही एकदम से माथा ठनक जाएगा, कैसे करें इसको।
कठिन लग रहा है, लेकिन इसको करने का क्या तरीका है देखिए। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं देखिए। अब हमें ये बताना कि कुल घन इसमें घनों की संख्या कितनी है। अब ऐसे देखोगे तो आपको ज़्यादा नज़र आ रही है कि इसको हम कैसे करें। देखिए 1 1 1 यहाँ से स्टार्टिंग हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 2, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर कितना 3, यहाँ पर कुछ है नहीं। अगर और उससे ऊपर होता तो यहाँ पर 4 आ जाता, लेकिन यहाँ पर जब कुछ है ही नहीं या फिर इनसे कुछ ऊपर होता तो वहाँ पर 3 आ जाता, लेकिन 3 से ऊपर कोई संख्या है ही नहीं। अब हमें क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। 1 1 1 3 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, और ये 3 के 3, 4 और 3 7 और 3 10 हो गए। सभी को प्लस किया तो हमें प्राप्त हो गया 10। अब 10 प्राप्त होने के बाद पता चल गया कि घनों की संख्या कितनी है हमारी, 10 है। तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। अगर आप इसको करके नहीं जाओगे, वीडियो को देखकर नहीं जाओगे, तो आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम आपका सिर के ऊपर है। कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने के आपकी वीडियो मदद करे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुनें जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है वो वाली आकृति हमें पता लगानी है। तो देखिए, अगर दर्पण प्रतिबिंब है यहाँ पर, तो पहले स्थान पर यानी कि जी से स्टार्ट होगा हमारा, जी से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर जी ऐसा, तो यहाँ पर क्या है, पलट जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा काट दीजिए, कट गया। ऑप्शन सी को भी एक बार काट दो, क्योंकि एफ से स्टार्टिंग कर रहा है तो से तो होगी नहीं। अब देखिए बी और डी दो ऑप्शन बच गए हमारे, यानी कि जी इस प्रकार से आएगा एंड डी इस प्रकार से आएगा। ठीक है, आई यानी कि एफ किस प्रकार से आएगा, एफ हमारा इस प्रकार से आएगा, लेकिन ऑप्शन बी में जैसा वहाँ पर वैसा ही दिखाया गया, इसलिए ऑप्शन बी भी कट जाएगा। तो बचा कौन सा हमारे पास, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। अब ये दिया गया है आपको, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐड करता हूँ। ठीक है, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि आप जोड़े भी बनाकर इसको सोल्व कर सकते हैं, आगे पीछे से देखकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, यानी जिसको जो भी तरीका आसान लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एस से पहले यहाँ पर क्या आएगा। अब एस से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, तो एस से पहले यहाँ पर टी दे रखा है। एस से पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, तो टी दे रखा, तो टी को रख दीजिए यहाँ पर। अब टी से पहले यहाँ पर क्या है, अब टी से पहले यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ए रख दीजिए। तो क्या बन गया, ए टी एस आर डी ए टी। अब टी के बाद क्या है, यानी कि 4 4 का जोड़ा बनाइए। ठीक है, ए टी, टी के बाद कौन सा दिखाई दे रहा हमें, एस। ठीक है, आर डी ए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 का जोड़ा बन गया। अब ए के बाद यानी एस से पहले कौन सी संख्या है, टी, और यहाँ पर डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए टी एस और यहाँ पर आर। तो बड़े ही आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब जैसे जो जो अंक यहाँ पर हमारे आए हैं उनको हम यहाँ पर जो यानी कि जो जो लेटर यहाँ पर हमने ऐड किए हैं उनको लिख लेते हैं, और फिर ऑप्शन से मैच करके आंसर लगा देंगे। तो ठीक है, अब देखिए क्या क्या है हमारे पास, तो लिख लीजिए ए, फिर टी, एस, आर, आई, ये डी, और ये ए, और ये हो जाएगा हमारा आर। तो
तो ये आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, सी वाला तो, ठीक है। तो किस में है, ATSR, ठीक है।